हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष स्पेशल। आज हम जानेंगे जो राजस्थान हिस्ट्री का 7th चैप्टर है उसके बारे में। 7th चैप्टर का जो नाम है वो है गुहिलों का अभ्युदय, यानी कि जो गुहिल वंश था वो किस हिसाब से उनका उदय हुआ था। इतिहास में गुहिलों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनकी एक महत्वपूर्ण स्थिति थी। गुप्त जो शासक उनकी शक्ति जब क्षीण हो गई थी, यानी कि जो गुप्त शासक है उनकी जब शक्ति कमजोर हो गई थी, तो उनके बाद में जो हूण थे उनका कुछ समय के लिए शासन रहा था राजस्थान में। बाद में राजस्थान के कुछ राजपूतों ने, विभिन्न राजवंशों ने जो है वो राज्य स्थापित किए। इसमें जो है गुहिल राजवंश का स्थान जो है वो प्रमुख रूप से है। और इन जो गुहिल राजवंश हैं इनमें मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो महत्वपूर्ण है। मेवाड़ के पहले जो है राजधानी नागदा थी इनकी, बाद में यही चित्तौड़ कहलाई। अगर हम गुहिल वंश के प्रमुख नेता के बारे में जानें तो इसका नाम गुह था। अब हम जानेंगे गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में। गुहिल वंश की उत्पत्ति और उसके आदि निवास स्थान के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। अबुल फजल ये बोलते हैं कि गुहिल जो है वो ईरान के बादशाह नुसैर व आदिल के वंशज हैं। बाद में जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने भी अबुल फजल को आधार मानते हुए उन्हें ईरान के बादशाह का वंशज बता दिया है। अर्थात गुहिलों को विदेशियों की संतान बता दिया गया है, जो कि और किसी विद्वान को मान्य नहीं है। कर्नल जेम्स टोड ने विदेशियों की संतान बताया है इनको, और जैन ग्रंथों में भी वल्लभी के जो राजा थे शिलादित्य उनका वंशज बताया है। श्यामल दास जो है वो गुहिलों को वल्लभी का बताते हैं। श्यामल दास इनको विदेशियों की संतान नहीं मानते हैं। डॉक्टर ओझा ने अबुल फजल। अब हम जानेंगे राजस्थान में जो गुहिल थे उनकी शाखाएं क्या क्या थी। ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि शुरू में गुहिल लोग मेवाड़ क्षेत्र में आकर बस गए थे। मेवाड़ में शक्तिशाली बनने के बाद में इस वंश के अन्य जो साहसी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने फिर राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में अपने अपने राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, और उनमें से कुछ सफल भी रहे थे। चूंकि मेवाड़ का जो गुहिल वंश था वो इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठावान था। कर्नल टोड भी जो है इनकी 24 शाखाओं का उल्लेख करता है, और 24 शाखाओं में कल्याणपुर के जैसे गुहिल हो गए, बागड़ के गुहिल हो गए, चाटसू के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल, धौड़ के गुहिल, काठियावाड़ के गुहिल और मेवाड़ के गुहिल अधिक प्रसिद्ध रहे थे। कल्याणपुर के जो गुहिल थे उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती हैं, और ऐसी जानकारी मिलती है कि जो चाटसू के गुहिल थे उन्होंने लंबे समय तक शासन किया था, और इस वंश के शासकों को गोड़ों को जो है परास्त करने, अरबों की प्रकृति को रोकने तथा जो प्रतिहार थे गुर्जर प्रतिहार उनको सहयोग देने और बाद में मालवा के एक क्षेत्र को अधिकृत करने का गौरव मिला। तो ये चाटसू के गुहिलों के बारे में कहा गया है। बाद में जो चाटसू के गुहिल थे उन्होंने जो चौहान थे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगर हम धौड़ के गुहिल के बारे में देखें तो स्वतंत्र शासक के रूप में वो सफल नहीं हो पाए थे, और उन्हें अन्य राजवंश का सामंत बनकर ही रहना पड़ा था। मारवाड़ में बसे गुहिल भी लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता को कायम नहीं रख पाए, और 14वीं शताब्दी में उन्हें परास्त होकर राठौड़ों का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। तो ये सब गुहिलों की शाखाएं थी। अब हम जानेंगे मेवाड़ के गुहिलों का उदय किस हिसाब से हुआ था। गुहिल और उसके उत्तराधिकारी। गुहिल गुह या फिर गुहदत्त ये शिलादित्य का पुत्र था। गुह में ईडर भील राजा का वध करके उस राज्य पर आधिपत्य जमा लिया था। सिक्कों से ये भी पता चलता है कि गुहिल एक स्वतंत्र तथा विस्तृत राज्य का स्वामी था। गुहिल ने मेवाड़ के किन क्षेत्रों पर शासन किया तथा राजस्थान में उसका राज्य कितना विस्तृत था, इस संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। जनुश्रुति के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि गुहिलों की सत्ता का जो प्रारंभिक केंद्र रहा है वो नागदा था, और गुहिल एक बड़े क्षेत्र का शासक था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ये लिखा है कि आगरे के पास में जो है 1869 ईस्वी में प्राप्त 2000 से भी अधिक सिक्के जो चांदी के थे तथा 9 तांबे के सिक्के थे जो कि श्री रोशनलाल सांबर के संग्रह में हैं, वो प्रमाणित करते हैं कि गुहिल एक स्वतंत्र तथा विस्तृत राज्य का स्वामी था।
गुहिल के समय को लेकर भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद रहा है। डॉक्टर ओझा गुहिल का समय 566 ईस्वी के आसपास का मानते हैं। गुहिल के जो भी उत्तराधिकारी रहे थे उनके बारे में हमारे पास प्रामाणिक जानकारी नहीं है। अभी तक जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि उसके जो उत्तराधिकारी रहे थे उनका क्रम इस हिसाब से हो सकता है, जैसे सील, उसके बाद में अपराजित, फिर भद्री भट्ट हो गया, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कपूर, विजय सिंह और नागादित्य। कर्नल टोड ने भी 8 फिदियों का जो है उल्लेख किया है, परंतु गुहिल के किसी भी उत्तराधिकारी के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम जानेंगे बाप्पा की ऐतिहासिकता के बारे में। मेवाड़ के इतिहास में बाप्पा, जिसे कि बप्पा भी बोलते हैं, बप्पक भी बोलते हैं, बाप भी बोलते हैं, आदि नामों से इनको पुकारा जाता है। तो इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है मेवाड़ के इतिहास में। फिर भी प्रामाणिक जो साक्ष्य हैं उनके अभाव में उनके जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं तथा उनका जो तिथिक्रम है वो निर्धारित करना एक दुष्कर काम है। ख्यात जो भी लेखक है इनसे इस चमत्कारी जो भी व्यक्ति है इनके संबंध में अनेक प्रकार की कपोल जो कल्पित घटनाएं से पता चलता है और इनका जो जीवन है वो रहस्यमय बना दिया गया है। कर्नल टोड ने इसी प्रकार की जन श्रुतियों के सहारे जो निम्नलिखित विवरण दिए हैं। कर्नल टोड ने ये विवरण दिया है कि जो ईडर है वहाँ के गुहिल वंशी राजा नागादित्य था, उनकी हत्या के बाद में जो है उनकी विधवा पत्नी थी, तो अपने जो 3 वर्षीय पुत्र बप्पा को बड़ नगरा यानी कि नागर जाति की कमलावती के वंशजों के पास में ले गई थी। कमलावती ने ही फिर गोह के जीवन को बचाकर शिलादित्य के राजवंश की रक्षा की थी। और बप्पा के बचपन के संबंध में भी जो अद्भुत बातें सुनने को और जानने को मिलती हैं, जिनमें से एक ये है कि जो नागदा के सोलंकी राजा था उसकी कन्या का जंगल में खेल खेल में बप्पा के साथ में विवाह हो गया और बप्पा का भागकर पहाड़ों में शरण लेना। दूसरी ये भी बात है कि बप्पा जिन गायों को चराता था उनमें से एक बहुत अधिक दूध देने वाली थी, परंतु संध्या के समय जब वह गाय वापस आती थी तो उसके थनों में दूध नहीं मिलता था। रहस्य जानने के लिए बप्पा का गाय के पीछे पीछे जाना, फिर गाय का निर्जन कंदरा में जाना, शिवलिंग तथा उसके सामने तपस्या करते हुए हारित ऋषि को दूध की धारा प्रदान करना, बप्पा द्वारा भक्ति भाव से हारित की सेवा करना, हारित द्वारा बप्पा के लिए महादेव भगवान से जो है मेवाड़ राज्य मांगना, स्वर्ग प्रस्थान करते समय हारित की मुंह से जो है वो बप्पा के पैरों पर पिक का गिरना आदि बातों का विवरण जो हमें मिलता है। नैन्सी ने भी इसी प्रकार का जो है वृतांत लिखा है। इसी प्रकार की अन्य कथाएं भी हैं, परंतु एक बात तो निश्चित प्रतीत होती है कि जो बप्पा है उसके भाग्योदय में जो है वो हारित ऋषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब हम ये जानेंगे कि जो बाप्पा था वो नाम था अथवा विरुद्ध था। क्या बाप्पा नाम का कोई राजा हुआ था अथवा बप्पा किसी राजा का विरुद्ध था? इस संबंध में इतिहासकारों में भारी विवाद रहा है। जैसे कि श्यामल दास तो ये बोलते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था किंतु उपाधि थी। अगर हम उनकी ये मत मान भी लें तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये उपाधि किस राजा की थी। तो कर्नल टोड ये बोलते हैं कि ये सील नामक राजा की उपाधि थी। श्यामल दास के अनुसार सील के पोते महेंद्र की थी और जो डॉक्टर भंडारकर हैं वो बोलते हैं कि ये खुमान राजा। अब हम जानेंगे बाप्पा का जो समय रहा है उसके बारे में। बाप्पा का समय भी काफ़ी विवादास्पद रहा है। कर्नल टोड का गणित इस प्रकार है कि वो वल्लभी संवत 205 में जो है वल्लभीपुर का पतन हुआ था और इसके बाद में 190 वर्ष बाद बाप्पा का जन्म हुआ था। वल्लभी संवत विक्रम संवत की 375 वर्ष पीछे प्रचलित हुआ था, अर्थात देखें तो 205 प्लस 375 यानी कि 580 विक्रम संवत हो गया अथवा 524 ईस्वी में जो है वल्लभीपुर का पतन हुआ। इसलिए उसका समय अगर देखें तो 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना अधिक उचित रहेगा, क्योंकि कुछ लोग 734 ईस्वी का मानते हैं उनका, और भंडारकर भी इस समय को ही सही मानते हैं, परंतु ओझा जो है बाप्पा की चित्तौड़ विजय का समय 713 ईस्वी का मानते हैं। तो अलग अलग विद्वान में अलग अलग मतभेद हैं। अब हम जानेंगे बाप्पा की जो चित्तौड़ विजय है उसके बारे में। जनश्रुति के अनुसार 8वीं सदी में बाप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी थी जो गुहिल के नाम से विख्यात हुआ। जनश्रुति के अनुसार जो है वो बाप्पा ने मौर्य वंशी राजा जो था मोहन मौर्य उसको परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था।
परंतु इस जनश्रुति में विशेष वजन नहीं है, क्योंकि शिलालेखों से तो ये पता चलता है कि मौर्य वंशी शासक 9वीं सदी में चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बापा ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया था। वस्तुतः चित्तौड़ विजय के साथ में बापा के नाम का उल्लेख बाद के जो कुछ काल के राज प्रशस्ति अथवा ख्यातों में ही देखने में आता है। चित्तौड़ विजय का कार्य जो है बापा के बाद किसी गुहिल वंशी राजा ने किया होगा। मेवाड़ के गुहिल शासक तो अपनी स्वतंत्र सत्ता को भी कायम नहीं रख पाए थे। उन्हें तो कई सदियों तक क्रमशः चित्तौड़ के मौर्यों, कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार है, अनिलवाड़ा के अब हम जानेंगे बापा की जो मृत्यु है उसके बारे में। कर्नल टोड के अनुसार 50 वर्ष की आयु में बापा जो है वो खुरासान राज्य में चले गए थे और उधर के राज्य को जीता और वहाँ की बहुत से जो मलीच स्त्रियां थी उनके साथ में विवाह किया, जिनसे उनके बहुत से पुत्र और पुत्रियां हुई थी। फिर 100 वर्ष की पूर्ण आयु के बाद में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कई विद्वान जो है कर्नल टोड की बात को कल्पित बताते हैं कि ये कल्पनापूर्ण बात है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बापा का देहांत नागदा में हुआ था और ओझा ने ये लिखा है कि आज भी बापा का समाधि स्थल जो है वो बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। अब अगर हम बापा के बाद का देखें तो कुछ ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि बापा रावल के उत्तराधिकारियों में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि टोड ने अलग उत्तराधिकारियों के बारे में बताया है और गोपीनाथ शर्मा ने अलग सूची दी है। डॉक्टर शर्मा ने बापा के उत्तराधिकारी इस हिसाब से बताए हैं, जैसे कि भोज हो गया, महेंद्र हो गया, उसके बाद में नाग, फिर शिलादित्य, अपराजित, कालभोज हो गया, खुमान प्रथम, मथड, भत्रीभट्ट हो गया, सिंह खुमान द्वितीय हो गया, महायक हो गया, खुमान तृतीय, भत्रीभट्ट द्वितीय, अल्लट, फिर नरवाहन, शक्ति कपूर, अम्बा प्रसाद, और इसके बाद में कुछ लगभग 10 शासक हुए थे जिनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। जो भोज राजा था उसके समय में तो शांति बनी रही थी, परंतु मेवाड़ के भिल्लू ने जो है महेंद्र से उसकी भूमि छीन ली थी और उसकी हत्या कर दी थी। अपराजित ने जो है वो शिलादित्य के विजय कार्यों को आगे बढ़ाया और गुहिलों की जो प्रतिष्ठा थी उनको पुनः स्थापित किया। खुमान प्रथम ने जो है मुस्लिम जो भी आक्रांता थे उनके विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, परंतु ये आक्रांता कौन थे ये सब विवादास्पद है। खुमान प्रथम के बाद में मथड से लेकर महायक तक के शासकों का कोई भी पराभव काल माना जाता है, ऐसे उनके बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं है। भत्रीभट्ट जो द्वितीय था उसने फिर जो गुहिल राजवंश की स्थिति थी, प्रतिष्ठा थी, उनको यथास्थिति पूर्ण बनाए रखा। अल्लट ने जो है देवपाल था परमार, उसको पराजित करके गुहिलों की भी जो सैनिक शक्ति थी उसको सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया था। और अल्लट के बाद में जो नरवाहन शासक आए थे उन्होंने मेवाड़ राज्य को पुनः सुदृढ़ किया और उन्होंने उनको संगठित करने का प्रयास किया था, परंतु उसके बाद तो मेवाड़ के जो गुहिल वंश थे उनको पुनः ग्रहण साथ जैसे लग गया था। शक्ति कपूर जो था उस शासक के शासनकाल में परमार नरेश था भोज, उसने चित्तौड़ दुर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर तो जैसे चालुक्यों ने परमारों को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। शक्ति कपूर के जो उत्तराधिकारी थे अम्बा प्रसाद को चौहानों का सामना करना पड़ा और एक घमासान युद्ध हुआ था। वाकपति राज चौहान के हाथों फिर परास्त होकर युद्ध में ही ये मारा गया था। वीरे सिंह और उसके उत्तराधिकारी विजय सिंह के समय में गुहिलों ने आहट क्षेत्र पर पुनः अधिकार करके अपनी स्थिति को वापस जो है वो सुदृढ़ किया था। तो इस हिसाब से जो है आगे के शासक आते हैं जिनमें कुछ ने इनको सुदृढ़ बनाए रखा था मेवाड़ शासक ने और कुछ के टाइम पे ये पूर्ण रूप से जो है वो इनको ग्रहणी लग गया था। परंतु सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने चालुक्य तथा सिसोदिया सरदार भुवनपाल की सहायता से कीर्तिपाल को परास्त किया फिर और चित्तौड़ को वापस अधिकृत कर लिया था। कुमार सिंह के बाद में पद्य सिंह आया और उसके बाद में उसका पुत्र आया था चेत्र सिंह, तो वो सिंहासन पर बैठा था। अब हम जानेंगे जेत्र सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल रहा है 1213 से लेके 1252 ईस्वी तक। 13वीं सदी के आरंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। इस समय तक अजमेर के चौहानों की शक्ति का पतन हो चुका था और राजस्थान का एक विस्तृत भूभाग तुर्क सेनाओं द्वारा पदाक्रांत किया जा चुका था। संयोग से मेवाड़ के गुहिल शासकों को मोहम्मद घोरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा,
फिर भी ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि भारत पर तुर्कों के प्रारंभिक काल में जो है वो मुसलमानों के साथ में संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि इसका मुख्य कारण यही था कि चित्तौड़ की एक तो सामरिक स्थिति तथा भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी रही थी। तो जैत्र सिंह जो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे वो 1213 ईस्वी में बैठे थे और इन्होंने न केवल अपनी सैनिक विजय। अब हम जानेंगे जो जैत्र सिंह था उनके पड़ोसी राज्यों के प्रति कैसी नीति रही थी। तो जो जालौर के चौहान राज्य के संस्थापक थे कीर्तिपाल, उन्होंने गुहिल राजा सामंत सिंह को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद में जैत्र सिंह ने गुहिलों की इस पराजय का बदला लेने तथा आसपास के जो भी राज्य थे पर मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाने का निश्चय कर लिया था और अपने जो भी समकालीन चौहान वंशी राजा थे उदय सिंह के नाडौर राज्य पर भी आक्रमण कर दिया था। फिर चौहान वंशी उदय सिंह ने अपने जो राज्य को बचाने के लिए अपनी जो पौत्री थी रूपा देवी, उनका विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में करके फिर मेवाड़ के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। ओझा जी ये बोलते हैं कि जो जैत्र सिंह है उन्होंने मालवा के परमाणु को परास्त किया था और देवपाल को भी परास्त किया था। जैत्र सिंह और गुजरात के सोलंकियों के संबंध में देखें तो इनके बारे में पूरी तरह से कहना कठिन काम है, बट फिर भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं कि जैत्र सिंह के पूर्व गुजरात के शासकों ने मेवाड़ में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था और जैत्र सिंह उनके प्रभाव से कब और कैसे मुक्त हुआ ये भी एक विवादास्पद है। ओझा ये बोलते हैं कि गुजरात के भीमदेव के अल्पवयस्क होने के कारण शासन की जो बागडोर है वो बघेल वंशीय लवण प्रसाद और उसके पुत्र वीर धवल के हाथों में चली गई थी। तो बाद में क्या हुआ कि जो वास्तुपाल था और तेजपाल नामक दो मंत्री थे, उन्होंने स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ किया और दोनों ने फिर तुर्कों की जो भी बढ़ती हुई शक्ति से लोहा लेने के लिए गुजरात और मेवाड़ के बीच में उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की, परंतु जो जैत्र सिंह है उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जैत्र सिंह गुजरात के प्रभाव से मुक्त हो चुका था और उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ और संगठित कर लिया था। अब हम जानेंगे जैत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत। इस समय तक जो है वो भारत में तुर्की राज्य की जड़ी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और दिल्ली का जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था और उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे अपनी अधीनता में लाने का निश्चय कर लिया था। संभवतः उसने 1222 से लेकर 1229 के मध्य जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया और जैत्र सिंह को इसी सुल्तान जो इल्तुतमिश है उनकी सेनाओं से संघर्ष भी करना पड़ा था। जय सिंह सूरी जो जिन्होंने हमीर मदमर्दन लिखा था उससे हमें ये पता चलता है कि दिल्ली सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मुस्लिम जो सेना थी वो मेवाड़ की राजधानी नागदा तक पहुंच गई थी। इस युद्ध में जो है वो इल्तुतमिश को स्थायी सफलता नहीं मिल पाई थी। मुस्लिम इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के मेवाड़ अभियान का उल्लेख तक नहीं किया है। और जो ये युद्ध हुआ था इसमें जो भी आसपास के कस्बे थे, गांव थे और राजधानी को लूटा गया और कई भवनों को नष्ट किया गया। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जैत्र सिंह अपनी सेना सहित राजधानी से फिर बाहर चला गया था और छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर उन्होंने मुस्लिम सेना का डटकर मुकाबला भी किया था और अंत में फिर तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा। और बाद में जो तुर्क थे उनके पलायन करने के बारे में भी हमीर मदमर्दन में विवरण दिया गया है और ये काफ़ी कपोल कल्पित प्रतीत होता है। तो वीर धवल की सेना सहित मेवाड़ की सहायता को आने की अफवाह से तुर्क भाग खड़े हुए थे, ऐसी बातें लिखी गई हैं। मज़े की बात तो ये है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने जो है वो इल्तुतमिश की मेवाड़ अभियान का वर्णन तक नहीं किया है और मुस्लिम जो इतिहासकार हैं इनकी चुप्पी का कारण सुल्तान इल्तुतमिश की पराजय हो सकती हैं, ऐसा मानते हैं और सुल्तानों के विफल अभियानों का उल्लेख न करना उनकी परंपरा रही है। राजपूत अभिलेखों में इल्तुतमिश के आक्रमण, मुस्लिम सेना की जो भी लूटमार, नागदा के जो विनाश तथा मुसलमानों की पराजय का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। नागदा के विनाश के बाद ही गुहिलों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और फिर जो आने वाली कई सदियों तक चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बने रहने का गौरव भी मिला था।
चीरवा शिलालेख से इस बात की पुष्टि होती है कि जो सुल्तान के सैनिकों के साथ युद्ध में नागदा का शहर भी नष्ट हो गया था और उस नगर का दुर्गपाल भी मारा गया था। परंतु इस जो सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के इस अभियान ने दिल्ली के सुल्तानों की भावी विजय योजनाओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अब हम जानेंगे जेतर सिंह का सिंध के जो नासूरुद्दीन था उसके साथ में संघर्ष हुआ था। तो आबू के शिलालेख के आधार पर डॉक्टर ओझा जी ये बोलते हैं, इनका ये मानना है कि जेतर सिंह का सिंध के शासक नासूरुद्दीन कुबाजा की सेना के साथ में भी युद्ध हुआ था और नासूरुद्दीन जो था वो मोहम्मद गोरी का एक प्रमुख दास तथा सेना नायक था। अपने स्वामी की मृत्यु के बाद में उसने जो है सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया। गुजरात जाते समय अथवा गुजरात अभियान से लौटती हुई इस मुस्लिम सेना के साथ में जेतर सिंह का युद्ध हुआ था और शत्रु सेना भाग खड़ी, परंतु इस युद्ध की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से नहीं हो पाई है, अतः इसकी प्रामाणिकता जो है उसमें संदेह उत्पन्न होता है। अब हम जानेंगे जो जेतर सिंह है उसका दिल्ली सुल्तान नासूरुद्दीन के साथ में संघर्ष। जेतर सिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में जो है दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस आक्रमण की तिथि और कारण के संबंध में मुस्लिम इतिहासकार एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत माने जाते हैं। फरिश्ता तो ये बोलता है कि सुल्तान ने अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज से दिल्ली बुलाया था। जलालुद्दीन को इस निमंत्रण के पीछे अपने प्राणों का भय लगा और वह अपने साथियों सहित चित्तौड़ के आसपास की जो पहाड़ियाँ थी उसमें जा छिप गया था। इस बार सुल्तान ने उसका पीछा भी किया था। 8 महीने के प्रयास के बाद भी जब सुल्तान अपने ध्येय में सफल नहीं हो पाया तो वापस दिल्ली लौट आया। संभव है कि इस अवसर पर जेतर सिंह के कड़े प्रतिरोध के कारण सुल्तान को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो और अंत में वह वापस लौटने के लिए विवश हो गया था वापस लौटने के लिए वह। अगर हम इसका समय देखें तो फरिश्ता ने इस सैनिक अभियान का समय 1248 के आसपास का बताया है। जब उलुग खां यानी कि बलबन को सुल्तान नासूरुद्दीन महमूद ने नाइब पद से हटाकर नागौर का इख्ता प्रदान किया था तो बलबन ने नागौर जाने के बाद में रणथंभौर, बूंदी तथा चित्तौड़ तक धावा मारा था। बलबन का ये सैनिक अभियान 1253 ईस्वी के आसपास का हुआ होगा। इस अभियान का मुख्य ध्येय यही था कि लूटमार के द्वारा धन प्राप्त करने तक ही सीमित था। यही कारण है कि मिनहाज ने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा ये अभियान जो है जेतर सिंह की मृत्यु के बाद होना चाहिए था, परंतु कुछ विवरण अनुसार इस अभियान के दौरान राजपूतों के कड़े प्रतिरोध के कारण बलबन को कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। डॉक्टर ओझा ये बोलते हैं, उनका ये मानना है कि फरिश्ता का विवरण सही भी हो सकता है और जेतर सिंह ने सुल्तान के भाई जलालुद्दीन और उसके साथियों को शायद आश्रय दिया हो, ऐसा हो सकता है, और सुल्तान ने उनका पीछा करते हुए चित्तौड़ पर फिर आक्रमण किया हो। कारण जो भी रहा हो, इतना स्पष्ट है कि जेतर सिंह की सैन्य शक्ति के परिणाम स्वरूप ही मुस्लिम सेना को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। अब हम जानेंगे जेतर सिंह का मूल्यांकन। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में जेतर सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके सुयोग्य नेतृत्व में मेवाड़ राज्य की शक्ति का काफ़ी विस्तार हुआ। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य ही नहीं अपितु दिल्ली के तुर्क सुल्तान भी मेवाड़ की जो भी नवोदित शक्ति थी उससे संशकित हो उठे थे और उसकी शक्ति को कुचलने का प्रयास करने लगे थे। मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की थी। वस्तुतः जेतर सिंह के समय में मेवाड़ का क्षेत्र चालुक्यों के प्रभुत्व से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त करता है। जेतर सिंह ने अपनी केंद्रीय शक्ति को भी सुसंगठित करके उसकी सीमाओं का विस्तार किया था। उसी ने चित्तौड़ दुर्ग की सामरिक जो भी उपयोगिता थी उसको समझकर उसकी सुरक्षा के लिए सुदृढ़ प्राचीरों का निर्माण करवाया था। विद्वान और कलाकारों को आश्रय प्रदान किया, मेवाड़ की ख्याति को बढ़ाया, परंतु उसमें कुछ राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी, क्योंकि कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि उसने वास्तुपाल एवं तेजपाल के सुझाव अनुसार यदि वीर धवल के साथ तुर्कों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करना स्वीकार कर लिया होता तो मेवाड़ को विनाश से बचाया जा सकता था और फिर दिल्ली के सुल्तानों की जो प्रसारवादी नीति थी उस पर अंकुश लगाया जा सकता था।
अब हम जानेंगे जैत्र सिंह के जो भी उत्तराधिकारी रहे हैं उनके बारे में। तो जो जैत्र सिंह था उसके बाद में उसका पुत्र तेज सिंह उसका उत्तराधिकारी बना था और उसने अपने आप को योग्य पुत्र सिद्ध करके भी दिखाया था। तेज सिंह का अगर शासनकाल का समय हम देखें तो इसका पूर्ण जो समय है वो नहीं पता चल पाया है, क्योंकि कोई उचित इसमें साक्ष्य नहीं मिले हैं कि ये टाइम था। फिर भी कुछ ऐसे मानते हैं कि 1267 ईस्वी का रहा होगा, कुछ 1273 ईस्वी का मानते हैं। अर्थात अगर हम माने तो तेज सिंह के शासन का अंत 1267 से 1273 के बीच ही ऐसे रहा होगा, ऐसे बोलते हैं। परंतु ये लंबी अवधि नहीं थी। साक्ष्यों के अभाव में निश्चित तिथि तय करना संभव नहीं है। तेज सिंह को सिंहासन पर बैठते ही धोलका के जो राजा थे वीर धवल, उसके आक्रमण का सामना करना पड़ा। ये वही वीर धवल है जिसने कि 1243 के आसपास त्रिभुवन पाल से गुजरात का राज्य छीन लिया था और अब अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो है वह मेवाड़ की ओर बढ़ना चाहता था। जैत्र सिंह की भांति तेज सिंह को भी तुर्कों से संघर्ष करना पड़ा और राजस्थानी और मुस्लिम दोनों ही साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1253 से 54 ईस्वी में बलबन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उसे असफल होकर वापस लौटना पड़ा। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जैत्र सिंह 1253 ईस्वी तक जीवित रहा होगा और उसके अंतिम दिनों तथा तेज सिंह के शासन के प्रारंभ में ही बलबन के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया होगा। तेज सिंह भी जो है कला और साहित्य का आश्रयदाता था। उसके समय में कई मंदिर और भवनों का निर्माण हुआ था। अपने पिता की भांति उसने भी योग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा मेवाड़ की ख्याति को बढ़ाने का प्रयास किया था। अब जिस हिसाब से तेज सिंह के जो शासन का प्रारंभ है उसके बारे में कोई तिथि निश्चित नहीं है, उसी हिसाब से तेज सिंह की मृत्यु के बारे में भी समय निश्चित नहीं है। तेज सिंह के बाद में उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना और कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, आबू शिलालेख है, चिरवे का लेख है तथा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर उसे अपने समय का एक शक्ति संपन्न शासक माना जा सकता है। और उसे भी दिल्ली सल्तनत से लोहा लेना पड़ा और 1299 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो दो सेनानायक थे उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। गुहिल नरेश समर सिंह ने जो है सुल्तान अलाउद्दीन को परास्त कर चित्तौड़ की रक्षा की। तीर्थकल्प में लिखा है कि समर सिंह ने मुस्लिम जो सेनानायक थे उनसे दंड लेकर आगे बढ़ने दिया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ये लिखा है कि समर सिंह की सीमा से निकलने के कारण मेवाड़ को इस सैनिक प्रस्थान से हानि की संभावना थी, अतः उसने उससे दंड लेकर आगे बढ़ने दिया। समर सिंह ने समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया और अवसर की आवश्यकता। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, 7th चैप्टर गुहिलों का अभ्युदय। अगर आपको हमारे ये लेसन समझ में आए और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लेसन और बच्चों को भी मिल पाए। थैंक यू।